अपने एफर्ट्स 100% देने चाहिए। सर जैसे बोलते हैं उसे फॉलो करना चाहिए। ट्रस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा हो कि हाँ वो सही बोल रहे हैं। बहुत बार बच्चे 3-4 टीचर्स को फॉलो करते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया है, तो सब यूट्यूब पे मैराथन खोल के बैठ जाते हैं। एक ही सब्जेक्ट के 4 टीचर्स के ज्ञान ले लेते हैं, अपने कोचिंग का भी चल रहा होता है, तो उसी में फंस जाते हैं वो चीज। उसके लिए मैं बच्चों को कहना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज इन मैराथन्स के पीछे ही ना भागे। उन्हें तभी यूज करें जब आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नीड पड़ जाए। बट मेरे हिसाब से मैराथन्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। अपने कंसेप्ट पे भरोसा रखे, पढ़ाई करे, उसके बाद सेल्फ स्टडी करे, रिवीजन खुद से करे, ना कि एक वीडियो से जहाँ टीचर खुद का रिवीजन ले रहा होता है। और वो होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं खुद से। टीचर्स भी खुद बोलते हैं मैराथन में भी कि आप ये रिवीजन सभी देखिए जब आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको याद नहीं आ रही चीजें। बट रिवीजन सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पारस में हमेशा से सिखाई जाती है। तो सेल्फ स्टडी करे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करे, टीचर्स को फॉलो करे। बेसिकली हमारे ग्रुप 1 में थोड़े कम स्टैंडर्ड्स होते हैं, और ग्रुप 2 के अंदर 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाते हैं। और ग्रुप 1 के स्टैंडर्ड्स थोड़े मेरे को इजी भी लगते हैं, और ग्रुप 2 के थोड़े टिपिकल होते हैं। लेकिन जब सुरेंद्र सर उसे पढ़ाते हैं तो वो इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर हम लोगों को जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल होता है उससे पढ़ाते हैं। एक एक लाइन हमारी कवर होती है स्टडी मटेरियल से, तो वहीं से चीजें क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जब हम लोग रिवाइज करते हैं तो सब कुछ पहले से क्लियर रहता है हमारे दिमाग के अंदर। दूसरी बात ये होती है कि पारस का जो क्वेश्चन बुकलेट होता है उसके अंदर पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपी सारे कवर होते हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चन जो पहले नहीं आए लेकिन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। और उन क्वेश्चंस को सर हम लोग को बोलते हैं पढ़ने को। और उस क्वेश्चंस में से भी सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या थोड़े टिपिकल क्वेश्चन होते हैं वो क्लास में ही करवा देते हैं, और बाकी होमवर्क दे देते हैं। तो हम लोग का पूरा कवरेज हो जाता है। वो बिल्कुल नहीं है। पारस की जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, और इतने मतलब वो 100% लेवल वाली चीजें होती हैं, तो उसका अगर आप 80% भी फॉलो कर पाते हो तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। उनकी चीजें प्री प्लान होती हैं। एज आपने कहा कि 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उन्हें पता है कि कैसे क्या होता है, कैसे हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कैसे चेंज हुआ है 25 ईयर्स में, और क्या एग्जामिनर का माइंडसेट होता है एग्जाम पेपर सेट करने के पीछे, कैसे चेकिंग होती है। तो ये सब का एक्सपीरियंस उन्हें है। उस हिसाब से उन्होंने सब कुछ डिजाइन किया, उस हिसाब से रूल्स बनाए, उस हिसाब से टेस्ट पेपर डिजाइन किए हैं। तो अच्छे से फॉलो करें, जितना हो सके उतना फॉलो करें। 100% हो पाता है तो उतना भी फॉलो करें, और आप इजीली पास कर लेंगे एग्जाम। मेरे लिए तो उतना सेल्फ टफ स्टडी नहीं था, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी का मेन मतलब होता है कि टीचर से हट के, मतलब टीचर ने तो पढ़ा दिया, उसका काम हो गया, उसके बाद खुद से घर पे पढ़ना। अब पारस का इतना हेक्टिक तरह का स्केड्यूल होता है कि आपको होमवर्क करना है, होमवर्क सबमिट करना है, नहीं तो डांट पड़ने लगती है। तो फिर उतना हेक्टिक स्केड्यूल है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी वही हो गया कि आप होमवर्क कर रहे हो यानी आप खुद से पढ़ रहे हो, या आप रिवाइज कर रहे हो कोई चीज अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो उसी को हम लोग सेल्फ स्टडी कहते हैं। अब पारस में ये होता है कि वो टेस्ट और रिविजन में, टेस्ट जो यूनिट टेस्ट हो गए, फाइनल टेस्ट हो गए, या चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, उन टेस्ट में ही हमारा रिविजन हो जाता है, तो वही सेल्फ स्टडी हो जाती है। हेलो एवरीवन, आई एम एंकर विशाल जिंदल एंड वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ पारस इंस्टीट्यूट, जहां हम लोग पारस इंस्टीट्यूट के उन अचीवर से जूम इंटरव्यू के माध्यम से बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ ही एक ऐसी अचीवर जुड़ी हुई हैं जो कि बनारस से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो स्वागत है अनुष्का आपका बहुत बहुत हमारे इस शो में। थैंक यू विशाल। ओके। अनुष्का, देखिए, जब हम बात करते हैं बनारस की तो बहुत सारी चीजें जहन में आती हैं। बनारस के घाट, बनारस का खाना, बनारस के लोगों का मिजाज ही बहुत अलग है। तो आई एक्सपेक्ट कि आज का जो हमारा इंटरव्यू है बहुत खुले दिल से हमारी एक चर्चा होने वाली है। आप, क्योंकि हम एजुकेशन पे आज बात करेंगे, आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ग्रुप 2 की में जो आपने स्कोर किया है पारस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट होने के बाद, आपने जो हमेशा एक जो स्कोर बच्चों का आता है और उन स्कोर्स को चैलेंज करते हुए आप अपने ही नए स्कोर बनाती जा रही हैं। तो मैं आपकी उस ग्रुप 2 की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा। आप मुझे बताएं कि आपने स्ट्रेटेजीज अपनाई और इतना अच्छा स्कोर करा। पहले तो अपने स्कोर के बारे में बताइए। जी सर, इस बार मई 23 में मेरे ग्रुप 2 के अंदर एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट के अंदर 82 मार्क्स आए हैं।
अ, हमारा EISSN थर्ड सब्जेक्ट है, उसके अंदर मेरे 61 मार्क्स हैं, और FM एंड इको में मेरे 58 मार्क्स हैं। ओके, ग्रेट। सो देखिए, जब हम बात करते हैं ना ग्रुप टू में अचीवमेंट्स की, क्योंकि आपके अब 80% आ रहे हैं, फिर 70%, फिर 70%, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आपका जो सिलसिला नजर आ रहा है मुझे, कि आप एक ऐसे अचीवर हैं हमारे पारस इंस्टीट्यूट के, जिसको मतलब 70s और 80s वाली लाइन से बहुत ज्यादा प्यार है। ये आपने कुछ मन्नत मांगी हुई है, या ये कैसे, ये क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या किस तरीके से, क्योंकि बच्चे ये सपना देखते हैं कि हमारे इस लाइन में नंबर आए, हम 80s में अचीव करें, तो क्या स्ट्रेटेजीज रही हैं आपकी? तो पॉइंट है कि स्टार्टिंग से लाइक क्लास 9 से मेरा पैशन थोड़ा पढ़ाई की ओर था। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई, बहुत कुछ करते हैं साथ में, बट पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझ आ गई थी कि अच्छे कॉलेज में जाना है तो पढ़ो। तो पढ़ाई तब से ही स्टार्ट हो गया था। तो फिर एक आदत बन गई थी कि हाँ, उतने देर पढ़ना है और कंसेप्ट क्लियर रखने हैं अपने। और 11th 12th में ही CA का पता चला था, तो उसके लिए भी पता था कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सेकेंड थिंग इज कि आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्ट्रीम है हमारे लिए, और बिजनेस वर्ल्ड है, तो यहाँ पे आप रट के चीजें नहीं कर सकते। तो वो पहले से चलता आ रहा था। तो CA फाउंडेशन में मैंने जब पारस में लिया था, तो वही चीज मैंने फाउंडेशन में भी अप्लाई की कि रेगुलरली पढ़ना, और जैसे जैसे टीचर्स बताते हैं उनको फॉलो करना, और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना। वही चीज फिर ग्रुप 1 में की, फिर ग्रुप 2 में ऐसे ही फाउंडेशन में मेरे 80% आ गए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में 70% मार्क्स आ गए। तो कंसिस्टेंसी एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी पड़ेगी। अब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी किस तरीके से आई, क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई? कंसिस्टेंसी एक पार्ट हो गया है, पर क्लैरिटी के लिए उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, सिलेबस, स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट, टेस्ट, UTFT, सब चीजें। तो आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज थी, सिलसिलेवार तरीके से मैं जानना चाहूंगा कि पहले हमें ये करना चाहिए, फिर ये प्लीज। पहला फोकस होना चाहिए हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। बिकॉज जब हमारे पास टाइम रहता है कि हाँ, आज से 6 महीने बाद हमारा पेपर है, 5 महीने बाद पेपर है, तो हमारे पास टाइम है कि हम अच्छे से चीजों को गो थ्रू कर सके। तो उसमें टीचर्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो पारस में सारे ही टीचर्स हम लोग को इतने क्लियरली पढ़ाते हैं और इतने आराम से पढ़ाते हैं, कोई जल्दी नहीं रहती कि सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करना है। क्योंकि पारस के अंदर सारी चीजें डिफाइंड है कि इतने टाइम में सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद 2 महीने प्रॉपरली यूनिट टेस्ट और फाइनल टेस्ट के लिए दिए जाएंगे। तो ऐसे सारा कुछ डिफाइंड है। हमें भी पता होता है कि हमारा एग्जाम से 2 महीने पहले पारस के मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से सारा पैटर्न डिसाइडेड रहता है। तो हमारी टीचर्स हमें पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं, उसके बाद हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, यानी एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद ही ये लोग टेस्ट ले लेते हैं। आपको टाइम मिलता है 5 से 6 दिन के बाद, आपको टेस्ट देना होता है चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद। तो एक रिवीजन वहां हमारा हो जाता है। उसके बाद हमारी जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारे यूनिट टेस्ट स्टार्ट होते हैं, जो कि यूजुअली हमारा जो मेन सीए का एग्जाम है उससे 2 महीने पहले होते हैं। तो हमारे यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें 2 बार के टेस्ट में एक सब्जेक्ट को कवर किया जाता है, हाफ हाफ सिलेबस लेकर। उसके बाद 1 महीने के अंदर यूजुअली कवर हो जाता है यूनिट टेस्ट, और फिर अगले 1 मंथ में हमारे फाइनल टेस्ट होते हैं। यूजुअली 3 से 4 फाइनल टेस्ट होते हैं, 3 तो मिनिमम होते ही हैं। तो उन फाइनल टेस्ट में फुल सिलेबस चीजें आती हैं, और हर एक सब्जेक्ट के 3 हो जाते हैं टेस्ट। तो ऐसे करके अप्रोक्स 20 टेस्ट हम लोग एंड में दे देते हैं अपने हर एक सब्जेक्ट को। टोटल मिला के 20 टेस्ट हम लोग पहले ही फाइनल एग्जाम के लिख लेते हैं। तो इससे प्रिपरेशन हमारी बहुत बूस्ट हो जाती है, क्योंकि रिवीजन हमारा इतने बार हो चुका होता है। एक बार तो हम पढ़ ही रहे होते हैं, उसके बाद घर जाके होमवर्क करते हैं, और होमवर्क भी हमें जो दिया जाता है उसके आंसर्स हमें प्रोवाइड नहीं किए जाते, उसके आंसर्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होते हैं। तो एक रिवीजन वो हो जाता है। उसके बाद हम लोग के चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, तो दूसरा रिवीजन वहां हो जाता है। तीसरा रिवीजन हमारे यूनिट टेस्ट के दौरान हो जाता है, और चौथा, पांचवा और छठा रिवीजन हमारे फाइनल टेस्ट के दौरान हो जाता है। तो 6 बार रिवीजन हम लोग पहले ही कर चुके होते हैं। इससे हमारी तैयारी हो जाती है कि फाइनल एग्जाम में 1.5 डेज में कैसी चीजों को रिवाइज करना। Great. So, one thing you would like to say to faculty of Paras Institute? हमारा इंस्टीट्यूट कुछ ज्यादा ही अच्छा है, और कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन बना देता है। अगर हम लोग
सारी चीजें फॉलो करते हैं पारस की, जैसे जैसे ये बताते हैं कि टेस्ट दो, टाइमिंग से रिवीजन करो, टाइमिंग से फिर घर का होमवर्क करो, सबमिट करो। तो फिर तो 400 में से 400 भी आ सकते हैं किसी बच्चे के। मेरे केस में रेगुलर कॉलेज था, सब कुछ नहीं हो पाता था। जितनी चीजें बताई जाती थी उससे उसका लगभग 80% या 70% ही कम भी हो पाता था। बट स्टिल आई वॉज एबल टू मैनेज 285 मार्क्स आउट ऑफ 400 in group 1, 283 out of 400 in group 2 and 312 in foundation। तो ऐसा नहीं है कि एकदम अच्छे और मतलब कुछ ज्यादा ही 100% जान लगा देंगे तभी पास होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पारस की जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं और इतने मतलब वो 100% लेवल वाली चीजें होती हैं, तो उसका अगर आप 80% भी फॉलो कर पाते हो तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। उनकी चीजें प्री प्लान होती हैं। एज आपने कहा कि 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उन्हें पता है कि कैसे क्या होता है, कैसे हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कैसे चेंज हुआ है 25 ईयर्स में, और क्या एग्जामिनर का माइंडसेट होता है एग्जाम पेपर सेट करने के पीछे, कैसे चेकिंग होती है। तो ये सब का एक्सपीरियंस उन्हें है। उस हिसाब से उन्होंने सब कुछ डिजाइन किया, उस हिसाब से रूल्स बनाए, उस हिसाब से टेस्ट पेपर डिजाइन किए हैं। तो अच्छे से फॉलो करे, जितना हो सके उतना फॉलो करे, 100% हो पाता है तो उतना भी फॉलो करे, और आप इजीली पास कर लेंगे एग्जाम। मेरे लिए तो उतना टफ नहीं था, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दिखाया। हाँ, सीए का एग्जाम इजी नहीं होता है, कोई भी लाइफ में कोई भी चीज इजी नहीं होती है, सबके लिए एफर्ट्स देने पड़ते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे स्टडीज हो, चाहे कुछ और हो। तो फिर अपने एफर्ट्स 100% देने चाहिए, सर जैसे बोलते हैं उसे फॉलो करना चाहिए। ट्रस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा हो कि हाँ वो सही बोल रहे हैं। बहुत बार बच्चे 3-4 टीचर्स को फॉलो करते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया है, तो सब यूट्यूब पे मैराथन खोल के बैठ जाते हैं, एक ही सब्जेक्ट के 4 टीचर्स के ज्ञान ले लेते हैं, अपने कोचिंग का भी चल रहा होता है, तो उसी में फंस जाते हैं वो चीज। उसके लिए मैं बच्चों को कहना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज इन मैराथन्स के पीछे ही ना भागे, उन्हें तभी यूज करें जब आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नीड पड़ जाए। बट मेरे हिसाब से मैराथन्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने कंसेप्ट पे भरोसा रखे, पढ़ाई करे, उसके बाद सेल्फ स्टडी करे, रिवीजन खुद से करे, ना कि एक वीडियो से जहाँ टीचर खुद का रिवीजन ले रहा होता है। और वो होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं खुद से, टीचर्स भी खुद बोलते हैं मैराथन्स में भी कि आप ये रिवीजन सभी देखिए जब आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको याद नहीं आ रही चीजें। बट रिवीजन सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पारस में हमेशा से सिखाई जाती है। तो सेल्फ स्टडी करे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करे, टीचर्स को फॉलो करे, तो ये पूरा हमारा स्ट्रैटेजी रहता है पढ़ाई का। ये स्ट्रेटेजी रहता है। अच्छा, जैसे आपने मुझे बताया कि इस तरीके से कि आपके कॉन्सेप्ट हो गए हैं, फिर आपके यूटीएफटी, फिर फाइनल की तैयारी, क्या यही चीजें आपको कॉन्फिडेंस देती है? कि क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू किया है, वो हमें ये कहते हैं कि पेपर में बैठने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि अरे ये तो हमने पहले से किया हुआ है, क्या यही वो टेस्ट सीरीज हैं जो आपको हेल्प करती हैं कि हमने ये सब पहले ही चीजें कर रखी हैं? द पॉइंट इज कि जब इतने सारे टेस्ट होते हैं तो अपने सिलेबस का एक बहुत मेजर पार्ट उन टेस्ट में कवर हो जाता है। तो हम्म। जब चैप्टर वाइज टेस्ट दिया तो मान लीजिए 20-30% चीजें कवर हो गई, उसके बाद यूटी दिया तो फिर 20% फिर एफटीज के, तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो रिपीट हो जाती हैं, और जो अनकवर्ड पोर्शन है वो आगे के टेस्ट में कवर हो जाता है। तो ऐसे तो रिविजन पूरे 100% सिलेबस की हो जाती है, और पार्ट्स की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो कवर होते ही होते हैं और वो रिपीट भी हो जाते हैं। तो यही चीज हमें एग्जाम में हेल्प करती है कि अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम लोग ने एफटी और यूटीज में पहले ही देख चुके होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि उसका आंसर हमारे दिमाग में पहले से फ्रेम्ड होता है, तो हम लोग उसे तुरंत लिख लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस जो नए नए होते हैं तो वो हम लोग क्लास के दौरान पढ़ते ही हैं, और यूटीज में भी वो अक्सर करके कवर हो ही जाते हैं। और मेरे साथ तो बहुत बारी हुआ है कि एफटी में, लॉ के पेपर ही में हुआ था कि एफटी में ही मैंने वो 2 क्वेश्चंस देख दिए हुए थे, और वही सेम टू सेम 2 क्वेश्चंस मेरे फाइनल एग्जाम में आ गए थे, तो वो भी अच्छे से मैंने लिख दिए थे। यही यही एक फायदा है पारस इंस्टीट्यूट का, क्योंकि पारस इंस्टीट्यूट का जो एक्सपीरियंस है फैकल्टी का, जो मेन फैकल्टी है, 25 सालों से वो पढ़ा रहे हैं। और उनकी स्ट्रेटेजीज जो हैं, और उनके उन्हें पता है कि पेपर में किस तरीके से फॉर्मेट आता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, तो बच्चों को एक कॉन्फिडेंस रहता है, टीचर्स को भी ये कॉन्फिडेंस रहता है कि आप उनकी यूटीएफीस करें। सेल्फ स्टडी की बहुत ज्यादा बात होती है, पर आपका ये जवाब सुनने के बाद मुझे ये समझ आया है कि आई थिंक ये जिस तरीके से आपकी ये तैयारियां होगी हैं, तो शायद इसी को ही सेल्फ स्टडी कहते हैं, यही एक सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी का मेन मतलब होता है कि टीचर से हट के, मतलब टीचर ने तो पढ़ा दिया, उसका काम हो गया, उसके बाद खुद से घर पे पढ़ना। अब पारस का इतना हेक्टिक
का स्केड्यूल होता है कि आपको होमवर्क करना है, होमवर्क सबमिट करना है, नहीं तो डांट पड़ने लगती है। तो फिर इतना हेक्टिक स्केड्यूल है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी वही हो गया कि आप होमवर्क कर रहे हो यानी आप खुद से पढ़ रहे हो, या आप रिवाइज कर रहे हो कोई चीज अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो उसी को हम लोग सेल्फ स्टडी कहते हैं। अब पारस में ये होता है कि वो टेस्ट और रिविजन में, टेस्ट जो यूनिट टेस्ट हो गए, फाइनल टेस्ट हो गए या चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, उन टेस्ट में ही हमारा रिविजन हो जाता है, तो वही सेल्फ स्टडी हो जाती है। वही दूसरे कोचिंग सेंटर्स में ऐसे टेस्ट नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, हो जहाँ पर, तो वहाँ पे बच्चे को खुद से अलग से उसको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। हमारे अंदर, हमारे लिए ऐसा होता है कि एक प्रेशर बन जाता है कि एग्जाम तो देना ही है, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी, या फिर बार बार हम लोग को रिमाइंड किया जाता है कि पेपर आ रहे हैं तो उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। तो वही सेल्फ स्टडी हमारी हो जाती है। ओके, आपने इसमें टेस्ट सीरीज की बात की है, तो आप के जैसे स्कोर हैं, क्योंकि मेरे पास आपका जो स्कोर है वो है, आपने फाउंडेशन में जो है 312 मार्क्स स्कोर करे हैं, ये लगभग 80% हो जाते हैं। फिर आपके ग्रुप 1 में 70% है, ग्रुप 2 में 283 है, इट्स अगेन अप्रॉक्स 70%। सो ऐसे में जो आपने फोकस करा है इस कन्वर्सेशन में, एम्फोसाइज करा है कि आपने जो टेस्ट सीरीज पे बहुत ज्यादा फोकस करा है, तो आप एक ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिसने 100% टेस्ट सीरीज अटेंडेंस रही है टेस्ट सीरीज में आपकी। जी सर, टेस्ट सीरीज में हमेशा मेरी फुल अटेंडेंस थी, क्योंकि मेरे को पता था फाउंडेशन में मेरा, फाउंडेशन ही की क्या बात करूँ, ट्वेल्थ में भी मैंने टेस्ट सीरीज ली थी। वो अलग बात है, हमारे बोर्ड हुए नहीं थे, तो प्रिपरेशन मेरी वहां से ही स्टार्ट थी। मेरी आदत थी टेस्ट देने की तब से ही, ट्वेल्थ से ही। तो ट्वेल्थ में भी मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए थे। फाउंडेशन में यहाँ पारस ने और मॉक टेस्ट ले लिए हमारे, यूनिट टेस्ट और फाइनल टेस्ट, उन्हीं को मॉक टेस्ट हम लोग कहते हैं। तो उसमें भी मैंने टेस्ट दिए थे। उसके बाद मुझे ये रिजल्ट 312 मार्क्स जब मेरे आए, तो मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता था। तो फिर मैंने यही चीज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में भी फॉलो की कि टेस्ट सीरीज नहीं मिस करनी है, भले ही एक चैप्टर आपका मिस हो जाए, कि 100% सिलेबस ना हो पाए, अगर आपसे रिवाइज नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, आप 95-98% ही करो, एक चैप्टर छोड़ दो, लेकिन टेस्ट सीरीज पूरी देनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर में आप मॉक टेस्ट छोड़ रहे हो। ओके, आपके जो एडवांस अकाउंटिंग में है वो 82 मार्क्स हैं, और जो अकाउंटिंग जी स्टैंडर्ड है वो एक बहुत टफ सब्जेक्ट, टफ टॉपिक माना जाता है। तो इस टॉपिक को जब आपको सुरेंद्र सर ने पढ़ाया, क्या स्ट्रेटजीज थी, कितना मुश्किल लगा, कितना आसान लगा, और क्या ऐसे उन्होंने आपको फॉर्मुलेशंस बताए इसको कंप्लीट करने के लिए, इसमें अचीव करने के लिए। तो बेसिकली हमारे ग्रुप 1 में थोड़े कम स्टैंडर्ड्स होते हैं, और ग्रुप 2 के अंदर 13, अप्रोक्स 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाते हैं। और ग्रुप 1 के स्टैंडर्ड्स थोड़े मेरे को इजी भी लगते हैं, और ग्रुप 2 के थोड़े टिपिकल होते हैं। लेकिन जब सुरेंद्र सर उसे पढ़ाते हैं तो वो इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर हम लोगों को जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल होता है उससे पढ़ाते हैं। एक एक लाइन हमारी कवर होती है स्टडी मटेरियल से, तो वहीं से चीजें क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जब हम लोग रिवाइज करते हैं तो सब कुछ पहले से क्लियर रहता है हमारे दिमाग के अंदर। दूसरी बात ये होती है कि पारस का जो क्वेश्चन बुकलेट होता है उसके अंदर पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज सारे कवर होते हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चन जो पहले नहीं आए लेकिन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। और उन क्वेश्चंस को सर हम लोग को बोलते हैं पढ़ने को। और उस क्वेश्चन से भी सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या थोड़े टिपिकल क्वेश्चन होते हैं वो क्लास में ही करवा देते हैं, और बाकी होमवर्क दे देते हैं। तो हम लोग का पूरा कवरेज हो जाता है वहीं से। और मेरे केस में सिंस मेरा रेगुलर कॉलेज था, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर सकूं। तो मैंने तो क्लास ही बेसिकली देखी थी, तो क्लास में इतनी अच्छी कवरेज की गई थी कि एंड में मेरे को दिक्कत नहीं हुई कि और बाकी ये करना या मेरा नहीं हो पाएगा काउंटिंग स्टैंडर्ड। मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा आ चुका था। ग्रेट अनुष्का। और जैसे आपने बताया, क्योंकि आपका अभी कॉन्टिन्यूस कॉलेज भी था, और ऐसे में कॉलेज भी मैनेज करना, और फिर इन स्टडीज में भी इतना अच्छा अचीव करना, और वो भी सीए जैसे टॉपिक में जहाँ बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं कि कैसे क्लियर होगा, आपने सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं। ऑडिट को लेकर के बताइए, ऑडिट में आपके कितने मार्क्स थे और उसमें क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई गई। तो ऑडिट में मेरे 82 मार्क्स आए हैं। और ऐसा मेरा केस था कि आज मेरे एडवांस अकाउंट का पेपर है, कल मेरा कॉलेज का प्रैक्टिकल है, परसों मेरा ऑडिट का एग्जाम है सीए का, उसके अगले दिन मेरी कॉलेज की सेमेस्टर की कोर पेपर के एग्जाम है, फिर उसके अगले दिन मेरा ईआईएसएसएम का पेपर है, उसके ही नेक्स्ट डे मेरा कॉलेज का कॉस्ट का पेपर है, और उसके नेक्स्ट दिन मेरा एफएमईको का पेपर है। तो ऐसे 7 डेज मैंने लगातार 4 घंटे, 3 घंटे एग्जाम, 1-2 घंटे ट्रैवल में, ऐसे ही मेरा गया है हेक्टिक के लिए। पहले तो लगा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे अंदर से एक अलग सी फीलिंग अंदर से थी कि हम कर लेंगे, हो जाएगा।
तो मैंने यही किया, मैंने अपने कॉलेज के शहर में दिल्ली में ही अपना सेंटर लिया, और सब मैनेज करने के लिए बस भगवान से प्रे कर लिया कि हो जाए, और फिर लग गए। तो ऐसे करके मेरा हेक्टिक शेड्यूल रहा था। अब इसके अंदर 100% रिविजन करना यूजुअली बच्चों को इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि ऑडिट का सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, कि एक दिन के अंदर लोगों से 1.5 डेज में भी रिवाइज नहीं हो पाता पूरा सिलेबस। और मेरे को याद है मैंने 95% सिलेबस तो रिवाइज किया ही था। एक चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो थोड़ा लंबा चैप्टर होता है, तो उसकी रिवीजन के लिए मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाया था। बट उस 1.5 डेज में जब मेरे कॉलेज के एग्जाम्स थे, वो भी मैंने 5 घंटे उसको भी दे दिए थे। उस टाइम में भी मेरा रिवीजन हो गया था, और वो भी ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से मैंने देखा। आप कह सकते हो कि चैप्टर्स के सारे ही पॉइंट कवर किए थे एक बारी। तो ये पॉसिबल तब हो पाता है जब आपकी पहले रिवीजन अच्छी रही हो। अब कॉलेज था मेरा साथ में, तो टाइम कम था पढ़ाई के लिए। तो मेरा रिवीजन जो था वो एक महीने पहले थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए ज्यादा बढ़ गया था। यानी मई में मेरा एग्जाम थे, और अप्रैल से मैंने मार्च के मिड मार्च से मॉक टेस्ट जब से स्टार्ट होते हैं हमारे यूटी, तो यूनिट टेस्ट से ही मेरे रिवीजन स्टार्ट हो गए थे। तभी से मैंने ज्यादा फोकस कर दिया था थ्योरी सब्जेक्ट्स की ओर, क्योंकि प्रैक्टिकल की पहली हमारी तैयारी हो चुकी होती है होमवर्क्स के थ्रू। तो मैंने डेली रिवाइज करना स्टार्ट किया, और एग्जाम से 15 दिन पहले, यानी कि अप्रोक्स आप कह लो हमारे 12th से एग्जाम स्टार्ट थे, तो मैंने 15th या 20th ऑफ अप्रैल से ऑडिट को ज्यादा टाइम दिया, और EIS को भी। तो मैंने उसके पहले एक बार फुल सिलेबस रिवीजन कर लिया था, ताकि मेरा 1.5 डेज में रिवाइज हो सके। और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी, कि आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए। यानी कि आप 1.5 डेज में क्या रिवाइज करने वाले हो, वो चीज तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी मोटी सी बुक लेके बैठ गए एग्जाम के पहले रिवाइज करने, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको अपना एक छोटा सा समरी बुक, जैसे मैंने एक बुक ले रखी थी, तो उससे मैंने रिवीजन की थी एग्जाम के पहले भी, और उसी से मैंने रिवीजन की एग्जाम के दौरान भी। और पूरा 100% फोकस, लेथार्जिक फील नहीं करना है, क्योंकि बार बार अपने आप को बोलना है कि नहीं बस लास्ट टाइम पेपर देना है तो अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो फिर अटेम्प्ट लग जाएगा। और फोकस के साथ पढ़ना है। और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। 6 आवर्स, मेरा कॉलेज का एग्जाम था, फिर भी मैंने 5.5 आवर्स की स्लीप मेंटेन करके रखी थी सारे ही एग्जाम्स में। ऐसा मैंने स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। तो एक पॉइंट होती है स्लीप आपकी मेंटेन रहे एग्जाम के दौरान। दूसरा, फोकस होना चाहिए, इधर उधर दिमाग नहीं जाना चाहिए, और अपने आप को बार बार कॉन्स्टेंटली बोलना कि लास्ट टाइम अगर देना है, फाइनल अटेम्प्ट देना है, तो ढंग से दे दो, वरना फिर अटेम्प्ट लग जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पढ़ाई अगर आपने पहले से रिवीजन अच्छे से की है, तो दिक्कत नहीं आने वाली। ओके। तो वैसे अनुष्का, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजीज जो हैं बहुत क्लियर हैं। आपने क्योंकि कॉलेज के साथ मैनेज करते हुए आपने अपना टाइम मैनेज करा, अपना शेड्यूल, सारी चीजें मैनेज करी। सो इस पूरी उसमें मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। 12th का जो मैक्सिमम जो सिलेबस होता है वो कवर होता है फाउंडेशन में। तो क्या आपको डिफरेंस लगा पारस ने जब आपको फाउंडेशन की तैयारियां करवाई? इंटर में भी पारस का पूरा सपोर्ट रहा है, तो उस सपोर्ट के बारे में बताएं। और वो जो स्ट्रेटेजीज पारस ने आपको हेल्प करी, जैसे आपने कहा कि वे शॉर्ट नोट्स, इसके बारे में बताएं। तो पॉइंट ये होता है कि 12th में सारे स्कूलों में वैसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिल पाती है बच्चों को। बेसिकली अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत बारी, क्योंकि सिलेबस भी इतना बड़ा होता है, और 11th 12th में बच्चे सीरियस भी नहीं होते उतने ज्यादा। बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो पढ़ाई पे, और कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट में तो और लोगों को लगता है कि इजी है, नहीं हो जाएगा, तो फिर वो कंसेप्ट उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इसमें पारस का रोल आ जाता है अच्छा, कि हम लोग जब फाउंडेशन में आते हैं, तो सर हम लोगों को स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं 11th में। मतलब अब 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, गोल्डन रूल क्या होता है, सारा कुछ बेसिक से। ऐसा नहीं कि सीधे सिलेबस स्टार्ट कर दिया। हालांकि हमारे सिलेबस से भी सारी चीजें हैं, लेकिन सर लॉजिकल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं स्टार्टिंग से ही, कि हर एक पॉइंट, हर एक फॉर्मूला के पीछे लॉजिक क्या है। तो इसीलिए फाउंडेशन में अकाउंट्स में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है हमें। और इसकी हमारी तैयारी भी 6 महीने से स्टार्ट हो जाती है, 6 महीने पहले से ही। तो अकाउंट्स का सिलेबस लंबा जाता है, क्योंकि सर पूरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम लोग को अच्छे से कवर कराते हैं, पूरे लॉजिकल एस्पेक्ट क्लियर कर देते हैं। इसका ग्रुप 1, ग्रुप 2 या सीए फाइनल्स में, इंटरमीडिएट हो चाहे फाइनल हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर एक बार आपके डेबिट क्रेडिट ये सारे रूल्स अकाउंट से क्लियर हैं, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आता, क्योंकि अकाउंट्स इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अगर आपका बेस क्लियर है, तो आगे अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और दूसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स था। जो मैथमेटिक्स हमें रितु मैम पढ़ाती थी, तो वो भी ऐसे पहले लॉजिक्स बताती थी हर चीज के पीछे। उसके बाद
आगे चीजें कवर करती थी। तो लॉजिक एक बार क्लियर होता है तो आगे, अब जैसे इस मैथ से हमारा एफएमएन को कनेक्ट करता है ग्रुप 2 का, तो उसमें हेल्प होती है। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो अकाउंट से ही रिलेटेड होता है। तो अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी फाउंडेशन में ही क्लियर है मैथ्स और अकाउंट्स को लेके, तो आगे आपको बहुत आसान हो जाता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को टैकल करना। ओके। सो अनुष्का, एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि फ्यूचरिस्टिक प्लान्स आपके क्या हैं, कि भाई आपको जॉब में जाना है, सम बिजनेस और सम इनोवेटिव आइडिया, क्या आपने सोचा है कि डाउन द लेन अब क्या करने वाले हैं? अभी उतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज आई बिलीव कि अभी प्लान तो कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर इज नॉट लाइक सो प्रेडिक्टेबल कि आप प्रेडिक्ट कर दो वो चीजें हो जाए। बहुत चीजें अनप्लान होती हैं, तो भी ठीक ही रहता है। तो अभी फिलहाल में तो यही है कि अच्छे से अच्छे फॉर्म में आर्टिकलशिप स्टार्ट करें। सिंस मेरा कॉलेज है तो 1 साल का भी ब्रेक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट ईयर से आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा। और उसके बाद आर्टिकलशिप अच्छे से अच्छे फर्म में स्टार्ट करनी है। और उस समय मेरा जो माइंड रहेगा, मतलब अभी क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है इस ये वर्ल्ड से रिलेटेड, अभी मैंने सिर्फ बुक्स पढ़ी हैं और बुक्स के ज्ञान से आई कैन नॉट डिसाइड कि मेरे को क्या करना है। तो एक बार प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखूंगी, उसके बाद अगर मेरे को फील होता है कि, क्योंकि वहां पे भी हम लोग एक जॉब के तरह ही आर्टिकलशिप में चीजें होंगी, तो अगर मेरे को जॉब कल्चर अच्छा लगता है तो जॉब के साथ जाएंगे। और ऐसे भी आई फील कि 1-2 साल या 2-3 साल का एक्सपीरियंस जॉब का लेंगे हम, इवन इफ मुझे बिजनेस करना हो या खुद का प्रैक्टिस करना हो, ताकि चीजें और क्लियर हो सके। तो ये काम हम करना चाहेंगे अभी के हिसाब से, ये है, बाकी फ्यूचर में देखते हैं। और मस्ती से पढ़े, ज्यादा प्रेशर दिमाग पे ना दे। मैंने मस्ती से पढ़ाई की है, कभी प्रेशर लेके नहीं पढ़ा है। हाँ, बट एक बात मन में याद रखे कि पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। और वो फेल देखना बहुत गंदा लगता है, बस उस डर से हम पढ़ते थे कि हमको फेल नहीं देखना है। तो वो चीज दिमाग में रखें, और नॉलेज गेन करने के हिसाब से पढ़े, ना कि रटने के और सिर्फ ये बनने के हिसाब से। Great, 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 Anushka. It was really great talking to you, and it was really full of inspiration. And definitely हमारे जितने भी viewers हैं, जितने भी students हैं, वो इस interview को देख करके बहुत inspire होंगे. और thank you so much for connecting us with this great, the format you have followed for your studies. Thank you so much for joining us in this interview. Thank you so much. थैंक यू विशाल, हैव अ ग्रेट डे। Same to you.